आज हम शेरशाह सूरी पार्ट 2 पर परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम शेरशाह सूरी का बंगाल अभियान, रोहतासगढ़ पर अधिकार, बंगाल पर मुगलों का अधिकार, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और शेर खां का राज्याभिषेक चर्चित करेंगे। हुमायूं हर हाल में चुनार जैसा जो सामरिक महत्व का दुर्ग था उस पर अधिकार करना चाहता था और इसलिए उसने हिंदू बेग को चुनार की ओर भेजा। ये कल भी अपन ने डिस्कस किया था। हिंदू बेग जो है वो चुनार गया और शेर खां से बातचीत की, लेकिन शेर खां ने दुर्ग समर्पित करने से इनकार कर दिया। तो हुमायूं खुद चुनार गया, चुनार के दुर्ग को घेर लिया। शेर खां ने दुर्ग का दायित्व अपने पुत्र जलाल खां को दिया, खुद भरकुंडा की तरफ चला गया। लेकिन इसी समय हुमायूं को गुजरात के शासक बहादुर शाह की चित्तौड़ पर आक्रमण की सूचना मिलती है और उन्हें लगता है कि कहीं दिल्ली पर आक्रमण ना हो जाए, इसलिए वो शेर खां के साथ संधि कर लेते हैं और 1533 में दोनों की संधि हो जाती है। इसके बाद आप देखिए, शेर खां जो है यहाँ संधि करने के पश्चात अब उसकी नज़र जो है वो एक तरह से मुग़ल सल्तनत पर हो गई। तो इसके बाद जो उसका पहला अभियान हुआ वो हुआ बंगाल अभियान। मुगलों से उसकी संधि हो गई थी और वो निश्चिंत हो गया। अब उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया और जिस समय हुमायूं चुनार दुर्ग को घेरे हुए था, उसी समय ही शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सूरजगढ़ में दोनों के बीच भीषण लड़ाई लड़ी गई। महमूद जो है वो शेर खां का सामना ना कर सका और वो भागकर गौड़ के दुर्ग में छिप गया। सूरजगढ़ की विजय जो शेर खां ने प्राप्त की थी, उससे उसे न केवल युद्ध सामग्री मिली थी प्रचुर मात्रा में, अपितु उसे धन संपदा भी काफ़ी मात्रा में मिली थी। और इसके बाद वो इतना उत्साहित होता है कि वो निरंतर जो है अपनी सीमाओं को बढ़ाने की लालसा रखता है और न केवल लालसा रखता है बल्कि विरोधियों को चुनौती भी देने लगता है। जब हुमायूं को पता पड़ा कि शेर खां ने बंगाल जो है उस पर अधिकार कर लिया है, तो 27 जुलाई 1537 को हुमायूं बंगाल की तरफ रवाना होता है। हालांकि शेर खां बोलता है कि उसने इस अभियान में हुमायूं का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो हुमायूं से संधि का प्रयास भी करता है, लेकिन हुमायूं अवहेलना करते हुए उसकी आगे बढ़ता है और यहाँ शेर खां चुनार के दुर्ग की रक्षा का भार अपने पुत्र कुतुब खां को सौंपकर ख्वास खां को गौड़ का दुर्ग घेरने भेजता है। तो हुमायूं जब चुनार का घेरा डालता है तो शेर खां की सेना जो है वो गौड़ के घेरे हुए थी और यहाँ हुमायूं ने चुनार लेने में 6 महीने लगा दिए और इसी बीच शेर खां जो है ना उसने गौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और गौड़ पर अधिकार प्राप्त करते ही बंगाल का जो राजकोष था वो इसको मिल गया और वहाँ का शासक जो था महमूद, वो जो है वहाँ से भाग गया। शेर खां का पुत्र जो कुतुब खां और गाजी खां थे, उन्होंने चुनार के दुर्ग में मुग़ल सेना का सामना किया, लेकिन मुग़ल सेना जीत गई और चुनार का दुर्ग जो है उस पर अधिकार हो गया।
लेकिन हुमायूं को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि शेर खां जो है उसने बंगाल पर अधिकार करके जो राजकोष उसे मिला था, जो उसे धन संपदा मिली थी, उसे उसने इस समय पीरियड में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यहाँ हुमायूं को ये चाहिए था कि जैसे ही वो गौड़ की तरफ जा रहा था, हुमायूं चुनार को घेरने की बजाय गौड़ पर आक्रमण कर देता, तो हो सकता है चौसा जो है उसमें उसकी पराजय नहीं होती। गौड़ पर अधिकार करने के पश्चात शेर खां जो है वो मुगलों के चुनार पर आक्रमण से व्यथित था, और उसके पास वो अफ़गान परिवार जिन्होंने उसका साथ दिया था, और बाकी के अफ़गान परिवार जो थे उनकी और गौड़ से जो उसे संपदा मिली थी उसकी समस्या थी, और उसे रखने के लिए उसने रोहताशगढ़ जो है उस पर आक्रमण किया। यद्यपि रोहताशगढ़ का जो शासक था उसका मंत्री चूड़ामणि जो था वो शेर खां का मित्र था, और शेर खां ने जब उनके यहाँ शरण ली थी तो उसने यही कहा था कि हुमायूं जो है उसके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, इसलिए उसे थोड़े दिन महल में रहने की, दुर्ग में रहने की इजाज़त दी जाए। राजा जो है उसने मित्रता के कारण इजाज़त दे दी, लेकिन दुर्ग में प्रवेश करने के बाद ही अफ़गान जो थे, जो शेर खां के आदमी थे, उन्होंने राजा के सैनिकों को वहाँ से निकाल कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और रोहताशगढ़ जो है वो देश के अच्छे दुर्गों में माना जाता था। और इस रोहताशगढ़ के दुर्ग को प्राप्त करने के पश्चात न केवल उसका रोहताशगढ़ पर अधिकार हुआ, अपितु उसे अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त हो गया, और जो उसने राजकोष प्राप्त किया था, धन संपदा प्राप्त की थी, उसको भी वो सुरक्षित रखने का स्थान बन गया। शेर खां जब ये रोहताशगढ़ जीत लिया, गौड़ जीत लिया, तो कुल मिलाकर उसकी शक्ति जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। और इस बीच हुमायूं जो है वो हालांकि चुनार को प्राप्त करने के पश्चात, अधिकार करने के पश्चात चला जाता है, लेकिन शेर खां के बंगाल में बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हुमायूं पुनः जो है वो बंगाल की ओर कूच करता है, और चुनार से आगे जाके वो बनारस पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं यहाँ से भरकुंडा जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर शेर खां की सेना खड़ी हुई थी, और हुमायूं को मुंगेर पहुंचकर शेर खां से संधि करनी पड़ती है, और हुसन तुर्कमान जो है वो संधि की शर्तों को शेर खां के पास भेजता है। लेकिन शेर खां क्योंकि इस समय शक्तिशाली बन चुका था, वो अपनी शर्तें जो है वो संधि के लिए भेजता है, जिसे हुमायूं स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसी समय हुमायूं को सूचना मिलती है कि शेर खां ने गौड़ पर अधिकार कर लिया, तथा बंगाल के शासक महमूद ने हुमायूं को से शेर खां को पराजित करने की प्रार्थना की है। अतः हुमायूं संधि को भंग करके बंगाल की तरफ रवाना होता है। इधर शेर खां जो है वो रोहताशगढ़ चला जाता है। गंगाधर नामक स्थान पर सईफ खां, जो कि शेर खां की सेना का नेतृत्व कर रहा था, और मुगल सेना का मुकाबला होता है। सईफ खां जो है वो पराजित हो जाता है। घायल अवस्था में हुमायूं के सामने लाया जाता है, लेकिन हुमायूं उसे क्षमा कर देता है, और यहाँ से हुमायूं कहलगांव होता हुआ तेलियागढ़ी पहुँचता है, जहाँ शेर खां का पुत्र
जलाल खां जो है उसके नेतृत्व में सेना तैनात थी और जलाल खां मुगल सेना को तब तक रोके रखता है जब तक शेर खां गौड़ से प्राप्त राजकोष को रोहतासगढ़ में सुरक्षित नहीं पहुंचा देता। और जैसे ही उसे सूचना मिलती है कि राजकोष सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, जलाल खां तेलियागढ़ी छोड़कर चला जाता है और शेर खां से आके मिल जाता है। अफगान सेना हटी और हुमायूं का अधिकार तेलियागढ़ी में हो गया। इसके बाद हुमायूं गौड़ पहुंचा, लेकिन यहाँ हुमायूं फिर गलती करता है और वो 8 महीने तक यहाँ विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और शेर खां फिर फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं का संबंध जो है वो राजधानी से विच्छेद कर देता है। जलाल खां जो है वो पुनः चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और अफ़गान सेना जो है उसका साम्राज्य जनवरी 1539 ईस्वी तक कोसी और गंगा के बीच के समस्त प्रदेश पर अधिकार हो जाता है। ये बंगाल पर इसका एक तरह से पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित होने की बात थी। अब इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। हुमायूं जब गौड़ में होता है तो उसे पता पड़ता है कि हिंदाल जो है उसने आगरा के आसपास विद्रोह कर दिया है, तो हुमायूं जो है वो आगरा की तरफ जाता है। शेर खां जो है कोसी और गंगा के समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया था और विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित होने के पश्चात वो एक तरह से हुमायूं के खिलाफ पूरी तैयारियों में लग गया। तो हुमायूं जो है वो भी शेर खां से लोहा लेने के लिए चौसा नामक स्थान पर पहुंच जाता है और उसे पता पड़ता है कि शेर खां जो है उसने भी पास ही पड़ाव डाला हुआ है। यहाँ हुमायूं को पता पड़ गया था कि वो शेर खां को पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता पड़ गया था कि उसकी स्थिति कमज़ोर है, इसलिए वो संधि की शर्तें भेजता है, संधि का प्रस्ताव भेजता है और शेर खां उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए था। जैसे ही हुमायूं होता है सोचता है कि संधि हो गई, अब कोई डर की बात नहीं है, उसी समय 26 जून 1539 को सुबह सुबह शेर खां जो है वो अचानक मुग़ल सेना पर आक्रमण कर देता है। मुग़ल सेना में भगदड़ मच जाती है। हालांकि हुमायूं 300-400 सैनिकों के साथ शेर खां का सामना करता है, लेकिन बुरी तरह पराजित होता है और हुमायूं को अपनी रक्षा करते हुए आगरा की तरफ भागना पड़ता है। कहा जाता है हुमायूं के हरम की 4000 स्त्रियां जो है वो शेर खां के हाथ लगती है, लेकिन शेर खां ससम्मान उन्हें हुमायूं के पास भिजवा देता है। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध होता है। शेर खां जो है हुमायूं का पीछा करते हुए और आगे बढ़ता है। अब शेर खां जो है बहुत बड़े भूभाग का स्वामी बन चुका होता है और वो अल सुल्तान अल आदिल की उपाधि धारण करता है। अपने नाम के सिक्के ढलवाता है, खुतबा पढ़वाता है। हुमायूं जो है वो भी एक तरह से इस पराजय को स्वीकार नहीं कर पाता और वो भी बदला लेना चाहता है, लेकिन शेर खां जो है उस बदले से पहले ही 1540 ईस्वी में बंगाल की तरफ रवाना होता है, जहां हुमायूं भी सेना लेकर आता है। कन्नौज के पास मोर्चाबंदी होती है। 1 महीने तक छुटपुट संघर्ष चलता है। बारिश हो जाती है। तब जो है अफ़गान और उनकी सेनाओं के बीच में युद्ध हो जाता है।
लेकिन मुग़लों का जो पड़ाव था वो शिविर जो है वो नीचे था। उनके पड़ाव में पानी भर जाता है, उनका जो तोपें वगैरह थी वो ख़राब हो जाती हैं, और यहाँ भी हुमायूं पराजित होता है। उसके बहुत सारे सैनिक जो हैं वो नदी में कूद जाते हैं, और कहा जाता है हुमायूं शमशुद्दीन गजनवी की सहायता से नदी पार करके भाग जाता है, और इस विजय के बाद भारत की सर्वोच्च सत्ता अफ़गानों के हाथ में आ जाती है। पानीपत के युद्ध में जिस अफ़गान सत्ता का अंत हुआ था, उसे बिलग्राम के युद्ध में शेर खान ने पुनः स्थापित कर दिया था। अब शेर खां का राज्याभिषेक कब हुआ, तो ये एक विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शेर खान ने चौसा के युद्ध के तुरंत पश्चात अपना राज्याभिषेक उत्सव मनाया था, लेकिन डॉक्टर कानूनगो जो हैं वो कहते हैं कि चौसा के युद्ध के पश्चात उसने राज्याभिषेक उत्सव मनाकर अपना समय नष्ट किया हो, ऐसा सही नहीं लगता। उसका राज्याभिषेक उसने बिलग्राम के युद्ध के बाद किया था। लेकिन बिलग्राम के युद्ध के पश्चात शेर खां जो है उसने अपने नाम का खुतबा, सिक्के, ये सब तो पहले ही चलवा दिए थे, और वो बड़ी मात्रा में ढलवाता है, और कन्नौज से कालपी तक के प्रदेश जो हैं उनमें शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रक्षकों की नियुक्ति करता है, और साथ ही लगान वसूली के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। हालांकि शेर खान ने हुमायूं का पीछा करने के लिए परमजीत को भेजा था, और उसने शेर खां का हुमायूं का आगरा तक पीछा भी किया। आगरा में बहुत सारे मुग़लों को मरवा दिया गया, और उसने परमजीत को इस बात के लिए शेर खान ने डांट भी लगाई कि उसने मुसलमानों का इस तरह से हत्या क्यों की, और अब वो हुमायूं का पीछा करने के लिए ख्वास खां को भेजता है। लेकिन उसी समय बारिश हो जाती है, और हुमायूं का पीछा जो है वो यहीं तक रुक जाता है, और इधर शेरशाह जो है वो दिल्ली में उचित प्रबंध स्थापित करके पंजाब की सीमा जो है उसमें पहुंच जाता है, और फिर अपनी आगे जो है वो विजय नीति अपनाता है।